कक्षा का तीसरा विषय हिंदी क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में लक्ष्मी गुरुमा आप लोग को पढ़ाए थे कि एक बन्य प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रबेदार पदार्थ से गुजरती है तो प्रकाश की किरण का फोटन तरल पदार्थ या ठोस रबेदार पदार्थ के अणु से टकराते हैं। टकराने के परिणाम स्वरूप कुछ ऊर्जा खोते हैं या पाते हैं। दोनों ही स्थिति में क्या होता है, वन में परिवर्तन होता है। सबसे अधिक ऊर्जा बैजनी, उसके बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी, लाल रंग अर्थात लाल रंग में कम से कम ऊर्जा रहती है। उसके बाद रमन की खोज भौतिकी क्षेत्र में क्रांति के समान थी। रमन की खोज के वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इसके लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। रमन की खोज के बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। उसके बाद रमन प्रभाव की खोज की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थ का कृत्रिम रूप से निर्माण भी संभव हो पाया। तो रमन प्रभाव की खोज के बाद रमन विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। अर्थात कहने का मतलब है विश्व के चोटी, चोटी का मतलब शिखर, तो विश्व में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनके साथ रमन का नाम लिया जाने लगा। उसके बाद पुरस्कार और सम्मानों की तो झड़ी सी लगी रही। झड़ी सी का मतलब होता है एक के बाद एक उनको पुरस्कार सम्मान मिलने लगे। तो 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1929 में सर की उपाधि मिली। ठीक उसके अगले साल सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। उसके बाद कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार उन्हें दिया गया। उसके बाद जब हमारा देश स्वाधीन हुआ तो 1954 में देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और रमन नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। हो गया। तो उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास भी दिया। अब विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को भी क्या किए, जागृत किए। ये हो गया। तो इसमें दिया गया पुरस्कार जो कि परीक्षा में आता है, कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो आप लोग 1924 लिखेंगे, 1929 फिर नोबेल पुरस्कार, फिर जो पुरस्कार सब, फिर 1954 में, इस तरह क्रम के अनुसार आप लिखेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। ये हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे, रमन को भारतीय संस्कृति से भी हमेशा गहरा लगाव रहा। तो उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अक्षुण्ण मतलब दृढ़ रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद उन्होंने अपनी दक्षिण भारतीय पहनाव को नहीं छोड़ा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने पर भी उन्होंने अपनी जो दक्षिण भारतीय जो पहनाव है उसको नहीं छोड़ा। जो दक्षिण भारतीय पहनाव क्या है, नीचे धोती, ऊपर में कमीज और गमछा रखते हैं, तो उस तरह जो सादा लिबास रहता है तो उसको वो कभी नहीं छोड़े। उसके साथ वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। परहेज माने दूर रहते थे, मदिरा कभी लेते नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, अच्छी नौकरी कर लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, तो पहले भारतीय संस्कृति को छोड़ते हैं और मदिरा को भी पीते हैं। तो जो कि रमन विश्व प्रसिद्ध होने पर भी अपने पहनाव, अपने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़े, उसके साथ मदिरा को भी कभी छुए भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्टॉकहोम गए थे तो उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया। तो एक आयोजक ने परिहास करते हुए, परिहास का मतलब क्या है, मजाक करते हुए कहा कि रमन ने अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर सबको आह्लादित, आह्लादित का मतलब क्या है, आनंदित कर दिया। तो रमन आज अपने पर अल्कोहल का प्रभाव का प्रदर्शन करने में परहेज क्यों कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है आज हम देखना चाहते हैं कि रमन अगर अल्कोहल पीते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव का प्रदर्शन करने में परहेज क्यों करें, मना क्यों करें। इस तरह उनका मजाक उड़ाने पर भी उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगा। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि रमन को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रहा। तो ये प्रश्न आता है 5 अंक में कि रमन को भारतीय संस्कृति से कैसा गहरा लगाव रहा। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसका लिख सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद रमन का व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास कैसे होगा उसके लिए हमेशा समर्पित थे और कोशिश करते रहे। तो उन्हें अपनी शुरुआती दिन हमेशा याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला नहीं मिलती थी, जो कि आप लोग को मालूम है जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो प्रयोगशाला थी उसमें साधनों का नितांत अभाव था। फिर भी कम साधनों का, कम उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपना शोध कार्य करते थे। तो इसलिए देश में कैसे वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन का विकास होगा, इसलिए उन्होंने एक अति उन्नत प्रयोगशाला की स्थापना की जो कि बेंगलोर में है और उन्हीं के नाम पर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी बच्चा एक वैज्ञानिक बनना चाहता है इस इंस्टीट्यूट में पढ़कर एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका का भी प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध छात्रों को मार्गदर्शन किया। जिस तरह एक दीपक से हजारों दीपक जल उठते हैं उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम भी किए और अच्छे पदों पर भी प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने करेंट साइंस नामक का पत्रिका का संपादन भी किया। रमन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा हुआ नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित तथा प्रभावित भी किया। जिस तरह जो भी यहाँ पैदा होता है उनका एक दिन देहांत होता है, उसी तरह रमन की मृत्यु 21 नवंबर 1970 82 वर्ष की आयु में हुई। हो गया। फिर उसके बाद रमन वैज्ञानिक चेतना दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थी। ये जो लाइन है सही परत लिखने के लिए परीक्षा में खाली जगह आता है, तो यहाँ रमन वैज्ञानिक चेतना दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, इसको ध्यान में रखो। उन्होंने हमें हमेशा यही संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रमन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करने की। तो इसलिए धीरंजन मालवीय जी यहाँ रमन के वैज्ञानिक दृष्टि के ऊपर, वैज्ञानिक जीवन के ऊपर जो यहाँ पर आलोकपात किए, आलोचना किए हैं, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि तुम लोगों को भी आसपास जो भी चीज़ घट रही है तो उसकी छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके अगर छानबीन करोगे तो तुम लोगों में कोई एक रमन भी बन सकता है, जो कि हमें इस पाठ से हमें सीख मिलती है। तो देखो बच्चों, शब्दार्थ का नीचे में एक ठो दिया गया है, नोबेल पुरस्कार के जन्मदाता कौन थे और क्यों दिया जाता है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे। तो नोबेल पुरस्कार यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के जन्मदाता थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म सन 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक स्थान में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल 1866 में विध्वंसकारी डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस नोबेल पुरस्कार को सर्वप्रथम 1901 में दिया गया, उसके बाद से फिर नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, तो आप लोग पाठ को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।